वो सारे देश हमको आंख दिखा रहे हैं। नेपाल जैसा देश हमको उपदेश दे रहा था इस युद्ध काल में कि सेना तय करे कि क्या करना है, कब कहाँ करना है और कैसे जवाब देना है। क्योंकि भारत की सेना बहुत ही गौरवशाली सेना है, बहुत महान सेना है, बहुत प्रोफेशनल सेना है। इसी देश में आज के 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश ने एकजुट होकर के सरकार को समर्थन दिया, क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी दलों ने एक साथ मिलकर के सरकार के समर्थन में लामबंद हुए और आतंकियों का पूर्ण नाश करने का आह्वान किया। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को एक सबक मिले, इसको लेकर के सारे विपक्षी दलों ने सरकार का साथ दिया। लेकिन सरकार की तरफ से सीज फायर हुआ, उस पर कई सवाल उठाए। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सीपी राय सर। सीपी राय सर, सबसे पहला सवाल है कि सीज फायर हुआ, उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई सवाल उठा रहा है कि अडानी के दबाव में ये सीज फायर हुआ, कोई सवाल उठा रहा है कि विदेश नीति के मामलों में फेल्योर है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहला काम नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया या उनकी सरकार ने कि उन्होंने सेना पर छोड़ दिया कि सेना तय करे कि क्या करना है, कब कहाँ करना है और कैसे जवाब देना है। क्योंकि भारत की सेना बहुत ही गौरवशाली सेना है, बहुत महान सेना है, बहुत प्रोफेशनल सेना है। वो अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है। वो राजनीति नहीं करती, वो जो शासन होता है उसका आदेश मानती है, उसके हिसाब से काम करती है और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहती है। और वो हमेशा सेना ने हमारी करके दिखाया, तीनों सेनाओं ने। इस बार भी जब उन पर छोड़ दिया गया तो सेना ने करके दिखाया। पहले दिन जो स्ट्राइक किया, कितनी कमाल की बात है कि 9 जगह स्ट्राइक किया और सिर्फ उन घरों पर बम गिरा या मिसाइल गिरी या जो भी चीज़ भेजी गई, ड्रोन गिरा, जो जिसमें आतंकवादी थे, जिनके बारे में सटीक जानकारी थी कि इसमें आतंकवादी हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप है। एक भी किसी जनता के आदमी को नहीं मारा, किसी आर्मी के बेस पर हमला नहीं किया और उसके बाद कह दिया कि हमारा काम पूरा हो गया, हमारा बदला पूरा हो गया, हम आतंकवादियों को मारना हमारा अधिकार था क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ हमला किया था, अब हम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद देश का ऐसा माहौल बना और जो एक भक्त मंडली पूरे देश में पैदा हो गई है, उसने एक ऐसा माहौल बनाया कि अब कुछ हो जाना चाहिए। बड़ी उम्मीदें जगा दी और ख़ासतौर जो मुख्य मीडिया है उसने तो लोगों को 60 किलोमीटर अंदर पहुंचा दिया, कराची को जला दिया, उनके और जितने बड़े बड़े शहर लाहौर इत्यादि सबको जला दिया। ऐसे में पूरे भारत देश की एक उम्मीद ये हो गई कि इसी देश में आज के 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उसके बाद वर्षों तक पाकिस्तान कमर सीधी नहीं कर पाया। तो बड़ी उम्मीद हो गई थी लोगों को कि जब तक आखिरी आतंकवादी नहीं मार दिया जाएगा या पाकिस्तान सरेंडर करके ये नहीं कह देगा कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और हम आतंकवादी आपको सौंपने के लिए तैयार हैं, हम अपने यहाँ आतंकवादियों का कैंप नहीं चलने देंगे, तब तक भारत अपना काम जारी रखेगा। ये उम्मीद लोगों को थी। मैंने खुद कई टीवी चैनल पर जब मेरे से बात हुई तो मैंने कहा कि अगर ये युद्ध 7 दिन चल गया तो बलूचिस्तान एक नया देश बन जाएगा और ये भारत के हित में है कि पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े अभी और हो जाएं, सिंध अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए। बलूचिस्तान बड़ी मजबूत लड़ाई भी लड़ रहा है। मेरा कहना था कि मैक्सिमम 7 दिन अगर तब होगा जबकि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अचानक क्या परिस्थिति बनी, मैंने अचानक एक दिन देखा कि ट्विटर पर चेक कर रहा था तो तक ट्रंप का एक ट्वीट था कि मैंने 2 दिन लगातार बातचीत की और बातचीत करने के बाद में ये दोनों तैयार हो गए, अब सीज फायर हो गया है। उसके बोलने के बाद तो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान के बोलने के बाद फिर हमारे लोगों ने बोला और कितना रिएक्शन था लोगों में कि सीज फायर किसी के गले के नीचे उतर नहीं रहा था पूरे देश के नीचे। क्योंकि जब हमारी सेना मार रही थी, आगे बढ़ रही थी, भारी पड़ रही थी पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है। हमारी सेनाओं के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। सत्ता हमारी कमज़ोर हो सकती है पर सेना हमारी बहुत मजबूत है। ऐसे में सीज फायर करने की ज़रूरत क्या थी? जब आप खुद कह रहे थे, हमारे मीडिया कह रहा था, हमारी विदेश के जो विदेश सचिव वो कह रहे थे, कर्नल सोफिया और यमनिका सिंह, वो दोनों रोज़ बयान दे रही थी कि हम लोग घुस करके मार रहे हैं और हम एक एक चीज़ का डट के जवाब दे रहे हैं और उनके सारे हमलों को हम नाकाम कर दे रहे हैं। तो फिर सीज फायर की ज़रूरत क्या थी? क्यों नहीं निपट लेने दिया? क्या अगर ट्रंप ने बात की है, पहली बात तो यह है कि शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान जो भी बात करेंगे डायरेक्ट करेंगे, तीसरे देश का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ट्रंप ने यहाँ भी कह दिया कि कश्मीर की समस्या हल करने के लिए भी मैं सहयोग करूँगा। तो ये क्या हमारी विदेश नीति बदल गई है? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी नहीं बदली थी। तो क्या नरेंद्र मोदी के समय में विदेश नीति बदल गई है?
कि आरएसएस ने विदेश नीति चेंज करा दिया है? अन्यथा ट्रंप के बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? जब डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन कर रहा है, अगर आपने जैसा आप कहते हो, और वो कह रहा है कि हम युद्ध थामना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो फिर ट्रंप कहाँ से बीच में आ गए? और दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के अपने भाषण में एक शब्द इसके बारे में नहीं है। उनको कहना चाहिए था कि ट्रंप से कोई लेना देना नहीं, किसी देश का मतलब नहीं है, जो भी बातचीत हुई हमारी, और वो भी पाकिस्तान ने सरेंडर किया। उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तब हमने उसके आग्रह पर हमने युद्ध रोका, तो भी बात समझ में आती। उसमें हमारा सम्मान भी रहता, हमारा गौरव भी रहता। और ट्रंप ने तो हमें और पाकिस्तान दोनों को बराबर बता दिया, उसका बयान पढ़िए, दोनों को उसने महान देश बता दिया, दोनों को एक बराबर बता दिया उसने। और आतंकवाद का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं ट्रंप के बयान में। कश्मीर का जिक्र है, जो कश्मीर बहुत दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया इस दौरान। इन सारे चीज़ों पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ का आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का, कि उन्होंने सेना को सौंप दिया इस बार काम, कि आप फैसला करो। कहीं पिछली बार की तरह कहीं अगर वो फैसला कर रहे होते तो शायद वो कहते कि पाकिस्तान में तमाम जो नाले हैं उसके गैस में आग लगा दो तो पाकिस्तानी जल के मर जाएंगे। फिर वो कहते कि बादलों का इंतजार करो, बादल आ जाएंगे, तब उस दिन आप अपने ड्रोन और मिसाइल जो भी छोड़ना और अपना जहाज़ उड़ाना तो बादल उड़ेंगे, जब बादल होंगे तब उड़ाना, तो पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। तो इस तरह की वो बातें करते, उसका परिणाम वही निकलता जो नोटबंदी का हुआ, या जो जीएसटी का हुआ, या जो अन्य तमाम नरेंद्र मोदी के ताली थाली का हुआ, वही परिणाम निकलता। तो उसके लिए मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। आपने बात की ट्रंप के बयानों की, तो ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि मैंने बोला कि व्यापार नहीं करूंगा अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकेंगे। क्या कहेंगे? व्यापार हमारी गरज नहीं है। पहली बात तो विदेश नीति फेल कर दी गई। मैंने जो 16 मई 2014 को कहा था इस सरकार के बारे में कि ये सरकार 5,000-10,000 साल पीछे देखती है, इसलिए व्यापार ये विदेश नीति तय नहीं कर सकती। विदेश नीति वो तय करते हैं जो 50-100 साल आगे देखते हैं। इसलिए अगर ये सरकार, आने वाली सरकार, उस दिन मैंने यही कहा था, अगर कांग्रेस की बनाई विदेश नीति को कायम भी रख पाई तो इसका भारत देश पर बड़ा एहसान होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखो दो बातें, IMF में पाकिस्तान का लोन इस युद्ध काल में पास हो गया। मनमोहन सिंह जी ने उसी पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट दिया था, बदला भी लिया था। वो बदला और तरीके से लिया गया था। बहुत धमाके हुए थे पाकिस्तान में उस समय, बम्बई कांड के बाद, अगर आप लोग याद करें, नहीं तो सर्च करके देख लीजिएगा, काफ़ी धमाके हुए थे। धमाके किसने किए मुझे नहीं मालूम, शायद वो भारत का बदला लिया था लोगों ने, जिसने भी किए थे। उस मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बना करके पूरी दुनिया से काट दिया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ ग्रहण में उनको बुला लिया और वो जो उनको काट दिया था आतंकवादी देश बना करके, उसको ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया के लिए उनका रास्ता खोल दिया। फिर उनके यहाँ साड़ी और शॉल का आदान प्रदान करने पहुँच गए, अचानक बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुँच गए, केक काटने पहुँच गए। तो नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का यही किया। छोटे छोटे देश, अगल बगल के हमारे जो देश हैं, ये भारत को बड़ा भाई मानते थे और विदेश नीति के लिए, रक्षा के लिए भारत पर निर्भर रहते थे। वो सारे देश हमको आंख दिखा रहे हैं। नेपाल जैसा देश हमको उपदेश दे रहा था इस युद्ध काल में। और कितनी बड़ी बात है कि ना IMF में हमारे साथ कोई देश खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी ने इतने साल में इतनी यात्राएं की, पूरी दुनिया की, अरबों रुपए खर्च किए, एक भी देश इस युद्ध में हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हो गए, एक भी देश हमारे साथ नहीं आया। इसलिए कि एक रूस था जो हर बुरे वक्त में हमारे साथ रहता था। उन्होंने अपनी मूर्खताओं से रूस से संबंध बिगाड़ लिए। व्यापारिक संबंध है, लेकिन वो जो था कि आंख बंद करके रूस हमारे साथ रहा करता था, वो स्थिति नहीं रही। वो चीन के साथ चला गया, वो पाकिस्तान के साथ चला गया, वो अरब के साथ चला गया। तो विदेश नीति का नाश कर दिया इस सरकार ने। आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, रसिया की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार दावे करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दौरे करते रहे हैं, चाहे वो अलग अलग देशों का है कि विदेश नीति के मामले में बराबर कहा जा रहा था कि 1 नंबर पे पहुंच गया है, विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई है। पहले की सरकारों में और इस सरकार में मुख्य अंतर आप क्या देखते हैं? आप देखिए ना, मैंने अभी कहा कि आसपास के देश हमारे छोटे भाई थे, हमें बड़ा भाई मानते थे, अब वो हमारे साथ नहीं हैं। चीन की गोद में चले गए हैं कई सारे देश अगल बगल के, हमको आंख दिखा रहे हैं। नेपाल जैसा देश ये कहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में वो मध्यस्थता कर सकता है। तो इससे बड़ा अपमान हमारे देश का क्या हो सकता है? दूसरी बात, हम एक बैलेंसिंग पावर हुआ करते थे। जब हम नए आज़ाद हुए देश, तो रूस और अमेरिका 2 धुरी थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों धुरी के उसको स्वीकार नहीं किया, उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 100 से ज़्यादा देशों का नॉन अलाइंड मूवमेंट बना दिया, अनवर सादात से मिलकर और मिस्र के राष्ट्रपति से मिलकर के, टीटू और सादात से मिलकर के, और 120 देशों के नेता बन गए वो।
एशिया के किसी भी मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शामिल किए बिना कोई फैसला नहीं हुआ। तो ना रूस के रहे ना हम अमेरिका के रहे, और फ़ायदा हम दोनों से उठाते रहे। अमेरिका से भी लिया हमने, रूस से भी लिया, और आगे चल के इंदिरा गांधी के टाइम में स्थिति ये हो गई कि रूस हमारा बहुत बड़ा सहयोगी हो गया। 71 के वार में जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया तो रूस ने अपनी पनडुब्बियाँ भेज दी वो हमारे साथ। और जब भी कहीं यूएनओ में वहाँ के जो सुरक्षा वो है जो सुरक्षा काउंसिल है उनकी, वहाँ पर जब कोई सवाल आया तो रूस ने हमेशा पक्ष में हमारे वीटो किया। लेकिन आरएसएस का जो दिक्कत यह है कि ये इनकी 3 चीज़ों से नफरत है इनको हमेशा से, एक मुसलमान से, एक ईसाई से, एक कम्युनिस्ट से। उसके चक्कर में अमेरिका के गोद में खेलने लगे। नरेंद्र मोदी चले गए अमेरिका में प्रचार करने, अब की बार ट्रम्प सरकार। उसका परिणाम ये हुआ कि पिछली सरकार में हमारे साथ बहुत बुरा हमारी स्थिति रही हमारी। उसी ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बार बार बेइज्जत किया है। अभी आप देख रहे हैं लगातार अपने बगल में बैठा के बेइज्जत किया था अमेरिका में इनके जाने के बाद। F-35 जहाज थमा दिया जो एलन मस्क ने कहा कि कूड़ा है ये। तो इस तरह की स्थितियां हैं। एक सवाल और, पहलगाम हमले में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी जो हम सब की हमारे देश की बेटी हैं, उनको लेकर के भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह, उनका एक शर्मनाक बयान आता है। उस बयान पे अभी तक ना तो कोई माफ़ी आई है और ना ही उनको मंत्री पद से हटाया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कर्नल सोफिया को फौज ने सामने किया, व्योमिका सिंह को भी किया। वो एक बड़ा मैसेज था। पहला मैसेज ये था कि पाकिस्तान को उसने जो जात और धर्म पूछ के अगर मारा था यहाँ पर, तो भारत की सेना ने जवाब दिया कि अब कर्नल सोफिया से धर्म पूछ लो। जवाब वो दे रही हैं। और कर्नल सोफिया भारत का गौरव है। इस पूरे वक्त में वो लगातार ढाल बन करके खड़ी रही भारत के पक्ष में, और पूरी ताकत के साथ भारत का पक्ष रखती रही। विजय शाह ने जो बात कही है, दरअसल वो उनके अपने खून के कतरे कतरे में समाया हुआ नफरत है। उनको ज़िंदगी भर से बचपन से सिखाया गया है मुसलमानों से नफरत करना, तो उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और ये बहुत शर्मनाक है जब पहलगाम के बाद पूरा कश्मीर एकजुट होकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने अपनी अपनी मस्जिदों में भारत के पक्ष में तकरीरें करना शुरू किया और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू किया। मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान को भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू किया और पूरे कश्मीर ने एकजुट होकर के बंद कर दिया। तो इस संदेश के बाद भी अगर ये यही सब करते रहेंगे, परिणाम तो देख रहे हैं कि कोई देश हमारे साथ नहीं रह गया। तमाम अगल बगल के देश जिसमें कि माइनॉरिटी के देश हैं, उन लोगों की स्थिति भी हमारे साथ हमारे पक्ष में नहीं है। तो जब किसी देश में इस तरह के माहौल होते हैं तो उसके साथ कोई देश रहना नहीं चाहता है। और बहुत शर्मनाक बयान है। सुना है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ी मांगने योग्य नहीं है और माफ़ करने योग्य नहीं है। चलिए, एक अंतिम सवाल है आपसे। एक तरफ जहां भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होगी, वहीं अब भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलवामा हुआ था जिस पर आज तक पता नहीं लगा कि आरडीएक्स कहाँ से आया। उसके बाद उन शहीदों के चित्र लेके इन्होंने वोट मांगे थे। मैंने इस कांड के बाद जिस दिन 22 तारीख हुआ था उसके अगले दिन ये लिख दिया था कि भाजपा इस कांड को भी फिर राजनीति में भुनाएगी, इसका स्वभाव है। तो ये वही कर रहे हैं, राजनीति के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परंपरा ये है कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति और फौज, इसमें राजनीति नहीं की जाती। तो ये थे हमारे साथ सीपी राय जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पहलगाम हमले के बाद से जो लाभ लेना चाहिए था वो लाभ नहीं ले पाई है, और ऐसे जो मंत्री बयान दे रहे हैं उनको माफ़ी से कुछ नहीं होता है, आगे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।